ओके बच्चे, कल मैंने आप लोगों को जो लेक्चर डिलीवर किया था साइकाइट्री के ऊपर, उसके ऊपर बेसिकली उसके अंदर इंट्रोडक्शन शामिल था उसका, और कुछ जो टिक बिट डिजीजेस थी। लेकिन आज हम लोग 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें स्पेशली डिस्कस करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया या शिज़ोफ्रेनिया, साथ बाइपोलर डिसऑर्डर और उसके साथ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। तो बच्चे, शिज़ोफ्रेनिया का जो बेसिक बैकग्राउंड है वो आप सब लोगों को पता है कि शिज़ोफ्रेनिया इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ साइकोसिस जिसके अंदर डोपामिन के लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इट इज ऑपोजिट टू इडियोपैथिक पार्किंसंस डिजीज जिसके अंदर डोपामिन के लेवल्स जो होते हैं वो आपको यूजुअली कम मिलते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का बच्चे एक ट्रायड एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर 3 सिम्टम्स जो होते हैं या साइंस आप कह लें वो प्रिडोमिनेट करते हैं, ठीक है। टू बी स्पेसिफिक दीज आर साइंस, ठीक है। और इसके अंदर है डिल्यूजन, ठीक है, साथ ही साथ हेलुसिनेशंस और लैक ऑफ इंसाइट, ये तीनों आपने याद रखना है। डिल्यूजन्स का मैंने आपको बताया था, फॉल्स बिलीव्स। हेलुसिनेशंस मैंने बताया था ऐसी परसेप्शंस जिनका कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस एग्जिस्ट ना करे। और लैक ऑफ इनसाइट से मुराद बच्चे बेसिकली ये है कि अंदर की जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियस अवेयरनेस होती है, दैट इज टोटली एब्सेंट है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे जो एक्यूट शिज़ोफ्रेनिया की स्टेट होती है उसके अंदर डिस्टर्ब बिहेवियर, डिसऑर्डर थिंकिंग या सोशल विड्रॉल जो होता है वो एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब एक्यूट बिहेवियर में किसी भी किस्म का आपको एग्रेवेशन या डिटोरेशन फेस करने को मिल सकती है। उसके बाद बच्चे एक याद रखिएगा कि स्किज़ोफ्रेनिया के मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं वो मेन होते हैं कंपेयर टू फीमेल्स। लेकिन फीमेल्स में भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि पाया नहीं जाता। एक चीज यहाँ पे हाईलाइट करता चलूं कि जो स्किज़ोफ्रेनिया की कुछ बेसिक टाइप्स हैं वो डेविडसन में नहीं दी हुई, तो काइंडली आप लोग वो यहाँ पे खुद अपने पास नोट कर लीजिए, ताकि इसमें से एक ना एक टाइप का एमसीक्यू आ जाता होता है या फिर आपको एससीक्यू भी आ सकता है किसी टाइप्स को स्पेसिफिकली डायग्नोज करें। तो बच्चे 5 टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। पहली टाइप है पैरानॉइड वेराइटी। पैरानॉइड वेराइटी के अंदर बच्चे जो पेशेंट होता है उसका बिहेवियर यूजुअली सस्पिशियस होता है, ठीक है। इसके अंदर जो ज्यादा कॉमन हेलुसिनेशन है बच्चे वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो होती हैं पैरानॉइड शिज़ोफ्रेनिया में ज्यादा कॉमन होती हैं। जो सेकंड टाइप है दैट इज बच्चे एक्चुअली डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप। और डिसऑर्गेनाइज्ड टाइप के अंदर जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग आप कह लें, साथ ही साथ आप कह लें बिहेवियर और स्पीच, ये तीनों चीजें बिल्कुल डिस्ट्रक्टेड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदे ने कोई जुमला कहना है तो वो एक सीक्वेंस के बजाय उसको टुकड़ों टुकड़ों में डिफरेंट वेज में डिपिक्ट करने की कोशिश करेगा और कुछ कहेगा भी, ठीक है। तीसरी टाइप में बच्चे एक्चुअली कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, जिसकी जो टिपिकल स्टेट होती है उसको हम लोग कैटाटोनिया भी कहते हैं। मैं आपको 2-3 इसके अंदर फीचर्स लिखवाता हूँ, इसमें से कम 2 फीचर्स आपको कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में लाजमी मिल जाते हैं। बिल्कुल बंदा म्यूट पड़ा होता है, ठीक है, इमोबाइल सा होता है। म्यूट का मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि वर्बली म्यूट, मतलब बिल्कुल इमोबाइल, जैसे मरा हुआ जान के बगैर। इसके अलावा या तो उसकी एक्सेसिव एक्टिविटी हो सकती है, बिल्कुल इसका जो कंट्रास्ट है वो आपको ये भी मिल सकता है, ठीक है, एक्सेसिव मोटर एक्टिविटी मिल सकती है। और इसके अलावा बच्चे जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं इसके स्किज़ोफ्रेनिया के वो प्रीडोमिनेट कर सकते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स और पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं अभी हम लोग ये डिटेल में करने वाले हैं, लेकिन जो चीज आपकी बुक में नहीं दी हुई पहले उसको लिख लीजिए। उसके बाद बच्चे जो फोर्थ वेराइटी है दैट इज एक्चुअली अनडिफरेंशिएटेड टाइप। अनडिफरेंशिएटेड टाइप के अंदर वो बेसिकली वो टाइप है जिसके अंदर ना पैरानॉइड के सिम्टम्स आ सकते हैं, ना डिसऑर्गेनाइज के आ सकते हैं, ना कैटाटोनिक के आ सकते हैं। तो टू बी ब्रीफ, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया द डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ अदर टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अगर बाकी टाइप्स की आपको फीचर्स नहीं मिल रहे उस पेशेंट में तो फिर आप उसको अनडिफरेंशिएटेड में रखेंगे। और बच्चे जो एक और, वैसे तो स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे वेरिएंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फाइनल ईयर के लेवल पे कम से कम पैरानॉइड, डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक का लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। रेजिडुअल जो बच्चे एक आखिरी टाइप में यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उसके अंदर भी ऑलमोस्ट वो ही, उसमें नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं जैसे कैटाटोनिक में होते हैं। एक्सट्रीम नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि कैटाटोनिया में मोबिलिटी या एक्सेसिव पर्पस लेस एक्टिविटी जो होती है वो एग्जिस्ट करती है, मोटर एक्टिविटी। लेकिन रेजिडुअल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम मोटर सिम्टम्स की बात नहीं करते, सिर्फ नेगेटिव जो थॉट्स होती हैं वो एग्जिस्ट करती है। और बच्चे इसको बेसिकली हम लोग कहते हैं कि दीज आर एक्चुअली प्रोनाउंस्ड सिम्टम्स। ये आपने याद रखना है, ये 5 टाइप थी स्किज़ोफ्रेनिया के। उसके बाद बच्चे कमिंग बैक टू योर बुक, तो बुक में बच्चे आपके जो इसने स्पेसिफिकली जो साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं उसके लिए मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, काइंडली वो देखिएगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू। जी, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स बच्चे देखें यहाँ पे बहुत इसने क्लियरली दिए हैं। टिपिकल क्वेश्चन है आपका प्रॉफ का,
दो चीजें बच्चे आपको पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पे रिलेटेबल है, मैं इसलिए को रिलेट कर रहा हूँ इनको। व्हाट इज ABCD? एक तो प्रॉफ में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ABCD ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। दूसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ABCD ऑफ मेलानोमा। फोर्थ ईयर के पैथोलॉजी के अंदर आप लोग डिटेल में ये पढ़ के आए हैं कि ABCDEE क्या होता है मेलानोमा के फीचर्स में। डर्मेटोलॉजी में भी हम लोग देखेंगे, बात बेसिकली वो पैथोलॉजी से रिलेटेड है और फोर्थ ईयर से रिलेटेड है। लेकिन जो ABCD स्किज़ोफ्रेनिया के यहाँ पे होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह के सिम्टम्स जो होते हैं बच्चे एग्जिस्ट करते हैं स्किज़ोफ्रेनिक्स के अंदर। एक है बच्चे फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया, जहाँ पे इसने ये लेबल किया, जहाँ पे मेरा जो एरो है ये भी मूव कर रहा है। एक दफा मुझे सब ये जी, ये देखिए बच्चे कि इसके अंदर जो इसने पहले वाले सिम्टम्स दिए हुए हैं फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया, और इस इन्हीं को ही आपने लेबल करना है कि ये बेसिकली पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। ठीक है, नेगेटिव सिम्टम्स हैं बच्चे जो हैं क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया के। अब आपको इनके दो दो नाम याद होने चाहिए। पहली बात ये कि जो फर्स्ट रैंक सिम्टम्स हैं ये एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया के हैं और ये पॉजिटिव हैं। जो क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स हैं वो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, वो डिलेड या फिर आप कह लें प्रोलॉन्ग्ड डिजीज के अंदर आपको मिलते हैं। एक्यूट सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो इसके ABCD में है, मेरा एरो फॉलो करते जाइए। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है, यानी कि बंदे को आवाजें सुनाई देती हैं जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर भी नहीं रही होती, उनको स्टिमुलस नहीं मिलता, कोई दूसरा तीसरा बंदा, ठीक है, उनको आवाजें देता हुआ सुनाई महसूस होता है। नंबर 2 है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? डिफरेंट थॉट्स के बारे में, डिफरेंट थॉट्स उनके माइंड में आना बहुत ज्यादा, और दूसरों के बारे में डिफरेंट ओपिनियन्स बनाते रहना। कुछ के बारे में ओपिनियन बनाना और कुछ के बारे में जो ओपिनियन बना हुआ है उसको खत्म करना। कंट्रोल्ड फीलिंग, इम्पल्सिव और एक्सप्रेसिविटी, यानी कि बिल्कुल ये कंट्रोल्ड फीलिंग वाली जो बात है ये म्यूटिज्म के अंदर आ जाती है कि एक्सप्रेस ना करना, बिल्कुल ब्लैंक हो जाना। ठीक है, इसके अलावा डिल्यूजनल परसेप्शन, डिल्यूजन्स का मैंने आपको पहले ही बताया, फिर कल वाले लेक्चर में भी बताया था। उसके बाद है क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया में बच्चे देखें फ्लैटेंड इफेक्ट। फ्लैटेंड इफेक्ट को बच्चे पहले ये बता दूं कि नेगेटिव सिम्टम्स को याद रखने के लिए 4 A's याद रखिएगा: इफेक्ट, एवोल्यूशन, ऑटिज्म एंड एलोजिया। ये 4 A's अगर आपको याद होंगे, आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी 4 A's ऑफ नेगेटिव ऑफ क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो फ्लैटेंड इफेक्ट से बच्चे बेसिकली यही मुराद है जो मैंने ऊपर बात बताई, कंट्रोल्ड फीलिंग वाली, कि बिल्कुल एपैथेटिक फेस है उनका। ठीक है, अच्छा, एपैथी एंड लॉस ऑफ ड्राइव, कोई काम करने का दिल ना करना, लॉस ऑफ मोटिवेशन, जिसको हम एवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इट्स नॉट इवोल्यूशन, इट्स एवोल्यूशन। उसके बाद है सोशल आइसोलेशन, विथड्रॉवल। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सोशल आइसोलेशन से ये मुराद नहीं है कि दे बिकम एंटी सोशल। एंटी सोशल एक और पर्सनैलिटी ट्रेट, एक और पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है, यह है सोशल आइसोलेशन, अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लेना बगैर ये देखे हुए कि सोसाइटी बुरी है या अच्छी है। जो एंटी सोशल लोग होते हैं वो सोसाइटी को बुरा समझ के अलग होने की कोशिश करते हैं, या जरूरी नहीं है कि वो अलग हो, लेकिन वो सोसाइटी को बुरा कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट सोशल आइसोलेशन के बाद एंटी सोशल हो जाए। ठीक है, लेकिन इन दोनों चीजों में फर्क मेंटेन रखना, इसको हम ऑटिज्म कहते हैं। इसके अलावा पॉवर्टी ऑफ स्पीच, एलॉजिया, और साथ ही साथ, अच्छा याद रखिएगा, अब हमने यहाँ पे एफेजिया का वर्ड नहीं यूज किया, वरना आप लोग न्यूरो एनाटमी से अब तक यही पढ़ते आ रहे हैं, एफेजिया होता है स्पीच का ना होना। लेकिन एफेजिया बच्चे हम लोग उसको तब लेबल करते हैं जब कोई मोटर डिफेक्ट एग्जिस्ट करता हो। ये तो बंदा खुद बोलना ही नहीं चाह रहा, जबकि इसके अंदर मोटर डिफेक्ट तो कोई नहीं है, तो इसको हम लोग एलॉजिया कहेंगे। ठीक है, और साथ पुअर सेल्फ केयर। उसके बाद बच्चे यहाँ पे साथ ही इसके दूसरा टेबल आ रहा है, तो उसको हम लोग पहले ही कर लेते हैं। उसके बाद मूव ऑन करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस स्किज़ोफ्रेनिया का क्या क्या है, अल्टरनेटिव डायग्नोसिस और इसके फीचर्स क्या क्या हैं। आप देखें कि डिफरेंट जो फंक्शनल साइकोसिस एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर आता है डिल्यूजनल डिसऑर्डर, लेकिन उसके अंदर हेलुसिनेशंस एग्जिस्ट नहीं करती। ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। नंबर 2 साइकोटिक डिप्रेशन, जिसके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स शामिल होंगे, जिसके अंदर होपलेसनेस, पैसिमिज्म टॉप पे होता है। नंबर 3 पे है मैनिक एपिसोड, और मैनिया के अंदर एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, मोटर एक्साइटेबिलिटी भी, मेंटल एक्साइटेबिलिटी भी, और ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग्स आने लग जाती हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चे, मतलब ग्रैंडियोसिटी से ज्यादा एक्यूरेट वर्ड होगा कि टू बी इन एयर। ठीक है, हाई फाई होना। उसके अलावा है शिजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसके अंदर मूड डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया दोनों इकट्ठे कंबाइन हो जाते हैं। आप ये समझें कि बायपोलर डिसऑर्डर
और स्किज़ोफ्रेनिया के फीचर्स मिले जुले आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके बाद है पुरपुरल साइकोसिस। पुरपुरल साइकोसिस जो है बच्चे, ये इमीडिएटली चाइल्ड बर्थ के बाद होता है। गायनी ऑप्स का टिपिकल यूनिवर्सिटी का एससीक्यू है और एमसीक्यू में भी आता है। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो सिर्फ दो चीजें यहाँ पे मैं करवाऊंगा। एक है ड्रग इंड्यूस साइकोसिस, ठीक है, खासतौर पे जो अल्कोहल की वजह से होता है, और नंबर टू जो है आपको प्रेस्क्राइब करे डॉक्टर ड्रग्स और उसकी वजह से हो जाए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि साइकोसिस में डोपामीन के लेवल ज्यादा होते हैं। तो ये जो आपको ड्रग्स दो यहाँ पे दी हुई है, लीवोडोपा और मिथाइल डोपा, ये भी डोपामीन को ज्यादा करेंगी, ठीक है। तो लीवोडोपा मिथाइल डोपा एंटी मलेरियल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये इसके अंदर डॉक्यूमेंटेड है। अब बच्चे आपने डिफरेंशियल भी देख लिए, साथ ही साथ आप लोगों ने साइन एंड सिम्टम्स भी देख लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बच्चे अब हम लोग देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस जो है वो हम कैसे करेंगे। तो बच्चे जो इसका डायग्नोसिस होता है स्किज़ोफ्रेनिया का, दैट इज मेनली क्लिनिकल, ठीक है। ऐसा कोई टेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता जिसके जरिए हमें यह पता चल जाए कि हम लोग कि इस बंदे को सीटी स्कैन या एमआरआई करा के हम देख लें कि साइकोसिस इसको है या नहीं, इसको स्किज़ोफ्रेनिया है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली जो इसका डायग्नोसिस होता है वो ऐसे ही होता है। हाँ, अगर कोई सेकेंडरी डिजीज एग्जिस्ट करती है जिसके बाद बंदे को साइकोसिस डेवलप हुआ है, जैसे एसओएल कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, किसी किस्म की स्वेलिंग ट्यूमर है, या फिर टेम्पोरल लोब की एपिलेप्सी है, तो फिर बच्चे आप लोग इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो उसके साथ आपको एसोसिएटेड ये मिल सकता है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो प्राइमरीली आप स्किज़ोफ्रेनिया के लिए तो नहीं करवा रहे ना, उस डिजीज के और साइन एंड सिम्टम्स हैं उनके लिए करवा रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया इज एक्चुअली सेकेंडरी टू दैट, ठीक है। उसके बाद बच्चे अगर हम लोग इसकी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की बात करें और साथ ही साथ उनके ड्रग्स के साइड इफेक्ट की, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी का टिपिकल क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से याद है, हमारी हमारी दफा भी ये पेपर के अंदर अगर साइकाट्री के 2 क्वेश्चन आते हैं और उससे मोस्ट कॉमनली सवाल यही वाला आता है कि एंटीसाइकोटिक्स को या तो क्लासिफाई करने का आता है या फिर आता है कि इनके एडवर्स इफेक्ट्स बताएं। क्लासिफाई का बहुत कम आता है, एडवर्स इफेक्ट्स का बहुत ज्यादा आता है। तो सबसे पहले बच्चे ये देख लीजिए कि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती कौन कौन सी हैं। जो इसकी सबसे पहले दो मेन क्लासेस का आपको पता होना चाहिए, फिनोथायजीन और ब्यूटाइरोफिनोन्स। बाकी भी सारी हैं, ये नहीं कह रहा, लेकिन ये दो जो हैं आपकी क्लासिक ड्रग्स हैं। तो फिनोथायजीन में क्लोरप्रोमाजीन और ब्यूटाइरोफिनोन्स में हैलोपेरिडोल हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है। इनकी डोजेजेस सबकी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी मैं हाईलाइट करूंगा वो आपने जरूर याद करनी है ताकि आपको पेपर में कुछ ना कुछ लाजमी पता हो। हम सारे ग्रुप्स के नाम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको फिनोथायजीन ग्रुप का नाम और उसकी ड्रग का नाम आना चाहिए, ब्यूटाइरोफिनोन का नाम, उसकी ड्रग का नाम आना चाहिए, और इन दोनों की डोज आनी चाहिए। क्लोरप्रोमाजीन 400 टू 600 मिलीग्राम डेली एडवाइस करते हैं, हैलोपेरिडोल 8 टू 12 मिलीग्राम डेली एडवाइस करते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था कि एग्रेसिव पेशेंट की जब हम मैनेजमेंट करते हैं जो कि हार्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको भी हम लोग यही देते हैं, ठीक है, हैलोपेरिडोल ही देते हैं। इसके अलावा बच्चे आपको एक और ड्रग यहाँ पे लाजमी आने चाहिए, क्लोजापीन। क्लोजापीन और क्यूटियापीन दोनों 300 टू 600 मिलीग्राम डेली देते हैं। और जो बच्चे आपकी ये वाली ड्रग्स हैं इनमें से काफी सारी इनके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। तो अब आए इनके एडवर्स इफेक्ट्स देखते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स का जो क्वेश्चन है बहुत टिपिकली आता है। याद रखिएगा बच्चे के जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती हैं बेसिकली डोपामीन ब्लॉकिंग ड्रग्स जो हैं, दे एक्चुअली इंड्यूस योर एपेटाइट। तो सबसे पहले एडवर्स इफेक्ट्स, जब भी इनका एडवर्स इफेक्ट आएगा आपने अपनी तरफ से 6-7 पॉइंट लिख के नहीं आने। ये 5 हेडिंग्स जो दी हैं इन्हीं को ही फॉलो करना है, तो आपको 5 के 5 पूरे नंबर मिलेंगे, वरना फाइनल ईयर में एमसीक्यूज में नंबर लेना एक टफ जॉब है, ठीक है। तो इस टेबल को फॉलो करेंगे आप लोग। 5 तरह के एडवर्स इफेक्ट्स, वेट गेन, डोपामिन ब्लॉकेट के एडवर्स इफेक्ट्स, कोलिनर्जिक ब्लॉकेट के एडवर्स इफेक्ट्स, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस। इंक्रीज्ड एपेटाइट की वजह से तो ऑब्वियसली वेट गेन हो रहा है। डोपामिन ब्लॉकेट की वजह से बच्चे क्या क्या हो जाता है, सबसे पहले डिस्टोनियाज एंड टार्डिव डिस्काइनेसियाज, आप लोग सब थर्ड ईयर के अंदर पढ़ के आए हैं। एकथीजिया होता है मोटर रेस्टलेसनेस। एकाइनेसिया वैसे होता है कि मोटर मूवमेंट स्टार्ट ही ना कर सकना, ठीक है, लेकिन आप ये कह लें कि ये एकथीजिया है, ये रेस्टलेसनेस है। पार्किंसनिज्म हो सकता है, ठीक है, डोपामीन के एक्सेसिव ब्लॉकेट की वजह से, क्योंकि आपको पता है पार्किंसनिज्म का मैंने स्टार्ट में ही बताया था, उसमें डोपामीन के लेवल कम होते हैं। बाकी ये दो जनरल साइड इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि जिन लोगों को डोपामीन का लेवल, जिनके अंदर डोपामीन का ब्लॉकेट करवाते हैं, उनके अंदर गायनिकोमास्टिया और गैलेक्टोरिया हो जाता है। क्यों?
क्योंकि डोपामीन के ब्लॉकेज की वजह से प्रोलैक्टिन के ऊपर इफेक्ट आता है, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि प्रोलैक्टिन जब ज्यादा होता है, ठीक है, चलिए उस बात को छोड़ दें, सिर्फ अभी इतना याद रखें कि डोपामीन के ब्लॉकेज का ताल्लुक प्रोलैक्टिन से है, ठीक है। उसके बाद देखें इफेक्ट्स ड्यू टू कोलिनर्जिक ब्लॉकेज। ये तो आप लोगों को टिपिकल याद होने चाहिए बच्चे के कोलिनर्जिक ब्लॉकेज से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन, इम्पोटेंस, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन। वैसे एडवर्स इफेक्ट आप बहुत ज्यादा पढ़ के आए हुए हैं, तो आज 5-6 भी लिख लें, दे आर मोर देन इनफ। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में देखें, ये वाला जो आपका एमसीक्यू है बहुत कॉमन आता है, इसलिए मैं आप लोगों को क्लोजापीन की जो डोज है वो याद करने का कह रहा था कि जो क्लोजापीन है इट इज एक्चुअली नोटोरियस टू कॉज न्यूट्रोपीनिया, ठीक हो गया। और इसके अलावा बच्चे देखें कोलिस्टेटिक जॉन्डिस हो सकता है, यानी कोलिस्टेटिक का मतलब यहाँ पे है ऑब्स्ट्रक्टिव फॉर्म का जो जॉन्डिस होता है वो हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ बच्चे आपको फोटो सेंसिटिव डर्माटाइटिस हो सकता है या फोटो सेंसिटिविटी डर्माटाइटिस, और ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसमें कॉर्नियल एंड लेंस ओपेसिटीज हो सकती हैं। तो अगर आप लोग सिंपल बच्चे ये याद रखें तो इतना वैसे मेरे ख्याल से टफ नहीं है। इसका एक बुरा सा एक गंदा सा निमोनिक याद करने की कोशिश कीजिए। ये इसका निमोनिक है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स की हेडिंग याद करने का। कौन कौन सी हेडिंग बच्चे यहाँ से बनती है जरा देखिएगा। इससे हेडिंग बनती है, डी से बनती है डोपामीन ब्लॉकेज, ओ से बनती है ऑक्यूलर सिम्टम्स, सी से बनती है कोलिनर्जिक ब्लॉकेज, एच से बनती है आपके पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ए से बनती है एपेटाइट। ये 5 इसकी हेडिंग्स है डोका। ये अगर आप लोग याद कर लें तो प्रॉप में आप लोग को आसानी होगी। अच्छा जी, उसके बाद बच्चे अब आप लोग देखें कि बेसिकली जो मैंने आप लोगों को ड्रग्स की टेबल करवा दिया, मैं मैनेजमेंट आपको डिटेल में करवा रहा हूँ। इसकी जो मैनेजमेंट होती है बच्चे, वो किस किस तरह की होती है, हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ये आप लोग देखें। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके लिए हम लोग ड्रग्स ट्रीटमेंट दे सकते हैं पहली क्लास, यानी कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट। नंबर 2 के ऊपर हम लोग इसके अंदर साइकाट्रिक जो ट्रीटमेंट है उसको कंसिडर कर सकते हैं, और नंबर 3 के ऊपर सोशल जो ट्रीटमेंट होता है उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब साइकाट्रिक और सोशल के अंदर मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोगों को कल मैंने डिटेल में जो थेरेपीज थी वो पढ़ा दी थी। इंटरपर्सनल थेरेपी, कॉग्निशन थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, वो ही सारी थेरेपीज का जिक्र आपने यहाँ पे करना है, ठीक है। कि पेशेंट की मॉनिटरिंग परफेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल। सोसाइटी के अंदर बच्चे सोशल चेंजेस में आप ये लेके आ सकते हैं कि बंदे को कभी भी अकेला ना छोड़ा जाए, ठीक है। उसके साथ कोई ना कोई हो, उसको कोई ना कोई अकम्पनी करे, उसकी फैमिली हिस्ट्री ली जाए कि उसकी फैमिली में कौन है, कौन उसको अकम्पनी कर सकता है, ठीक है। अच्छा बच्चे, ड्रग ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो हम लोगों ने ड्रग की क्लासिफिकेशन तो पढ़ ली। यहाँ पे एक सिंड्रोम आप लोगों को बताना है, दैट इज नोन एज एनएमएस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसके अंदर जो सिम्टम्स साइंस प्रीडोमिनेट करते हैं बच्चे, वो आप लोगों को लाजमी पता होने चाहिए। नंबर 1 पे बच्चे, ये टिपिकल आपका यूएचएस का, आपकी यूनिवर्सिटीज का, अपनी यूनिवर्सिटीज का एमसीक्यू है। फीवर। नंबर 2 पे रिजिडिटी, ठीक हो गया, पूरी बॉडी में डिफ्यूज। नंबर 3 के ऊपर ट्रेमर्स, ठीक है। नंबर 4 पे ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी। ऑटोनोमिक इंस्टेबिलिटी के अंदर ये भी आ सकता है कि बंदा यूरिन पास कर दे, ठीक है। और 5th नंबर पे आता है डिलीरियम, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिलीरियम इज एक्चुअली क्लाउडिंग ओवर ऑफ कॉन्शियसनेस। ये लफ्ज तो मैंने इतनी दफा बोला है, मेरे दिल का जोर खत्म हो गया। अच्छा, अब बच्चे ये जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम होता है, इसका सिनेरियो अक्सर आ जाता है कि ये आप लोगों को एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की वजह से होता है। अगर आप लोग देखें तो चूंकि इसके अंदर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक लैब फाइंडिंग में आपको क्रिएटिनिन फोस्फोकाइनेज एलिवेटेड मिलेगा, साथ ही साथ आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिल सकता है। ट्रीटमेंट की और इस कंडीशन में एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को फौरन फौरन विड्रॉ करते हैं। ट्रीटमेंट की बच्चे अगर बात की जाए तो हम लोग हाइड्रेशन इंप्रूव करते हैं पेशेंट की सपोर्टिव ट्रीटमेंट में, ठीक है। हाइपर जो थर्मिया होता है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, उसको कम करते हैं, हाइपर थर्मिया की बात कर रहा हूँ। और आप ये देखें कि जो इसका एंटीडोट है, बेसिकली जो इसकी एक ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस, जो कि यूज होती है, बहुत कॉमन एमसीक्यू है, मैं इस पर जितना फोकस करूं वो कम होगा, दैट इज डेंटोलिन सोडियम, और साथ ही साथ ब्रोमोक्रिप्टीन, ठीक है। डेंटोलिन जो होता है बच्चे, इसके डिफरेंट चैनल्स के ऊपर इफेक्ट होते हैं। तो ये बच्चे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, इनका एक एडवर्स इफेक्ट आप कह लें, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कोरिलेट करने की कोशिश की है। इसके अलावा काफी सारी जो आपकी होती हैं, जैसे क्यूटियापीन हो गई, क्यूटियापीन, ठीक है। ये वाली जो आपकी एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, ये इरिथमियास करवाने के लिए और क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करने के लिए नोटोरियस है।
और मैंने फ्लोजापीन का स्पेसिफिक जो है वो आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा जो क्लोरप्रोमाजीन होती है तो ये आपकी लेंस और कॉर्निया की ओपेसिटी कॉज करवाती है। ये 3-4 ड्रग के एडवर्स जो इकट्ठे इफेक्ट्स हैं ये आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने ये यहाँ पे साथ ही कोरिलेट करा दिया। ठीक है, अब 1 सेकंड के लिए वेट कीजिएगा। जी बच्चे, जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज एक्चुअली मूड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो मूड डिसऑर्डर्स में बच्चे सबसे पहले ये देखिएगा कि 3 तरह के डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। कौन कौन से? यूनिपोलर डिसऑर्डर, ठीक है, अच्छा फिर मैं एक दफा लिख दूं फिर समझाता हूँ। दूसरे नंबर पे बाइपोलर, सो सॉरी, और तीसरे नंबर पे आता है डिस्थाइमिया। ठीक है, तो जो बच्चे यूनिपोलर डिसऑर्डर होता है इसके अंदर एक से ज्यादा एपिसोड्स हो जाती हैं लो मूड की, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये यूनिपोलर डिसऑर्डर है। ठीक है, बायपोलर डिसऑर्डर के अंदर मैनिया और डिप्रेशन ऑल्टरनेट करते हैं। ठीक है, और डिस्थाइमिया बच्चे ये होता है कि सिग्निफिकेंट सिम्टम्स या मेजर डिप्रेशन, ये मेरी बात गौर से सुनिएगा, डिस्थाइमिया ये होता है कि बंदे को कोई आइडेंटिफाइबल, कोई डेफिनेटिव, कोई मेजर डिप्रेशन नहीं है जिसको हम लोग लेबल करें कि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, लेकिन एक बंदा जो है वो क्रॉनिकली क्रॉनिकली बेसिली लो ग्रेड आपको कहें डिप्रेशन रहता है। ठीक है, यानी कि ये बात समझाने का पर्पस ये है कि एक बंदे का बेसिली कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट हिज लाइफ थोड़ा थोड़ा मूड ऑफ रहता है, दैट इज नोन एज डिस्थाइमिया। ठीक है, ये 3 तरह के बच्चे आपके डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज डिप्रेशन, और डिप्रेशन की जब बात की जाए तो आपने सिर्फ इसको डिप्रेशन लेबल नहीं करना, बल्कि जब प्रॉफ में कभी आए कि एक बंदे को ये वाले साइन एंड सिम्टम्स हैं जो मैं अभी बताने लगा हूँ, तो उसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है उसको आपने लेबल करना है। ठीक है, सिर्फ डिप्रेशन नहीं लिखना, इट इज नॉट अ प्रोफेशनल टर्म, डिप्रेशन इज अ लेमैन टर्म। तो बच्चे ये देखें, डिप्रेशन के अंदर सबसे पहले बात जो आपको पता होनी चाहिए, जो चीजें प्रीडोमिनेट कर सकती हैं, वो ये होता है कि बंदे को परेशानी रहती है। ठीक है, अब जो परेशानी होती है वो उसको इफेक्ट किस चीज के बारे में करती है, कि मतलब उसको 2 तरह से वो इफेक्ट कर सकती है। ये आपकी बुक में नहीं लिखा, ये मैं बाकी बाहर से बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको। डिप्रेशन 2 तरह से इफेक्ट करता है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियस को आप चाहे जो भी नाम दे दें, सब कॉन्शियस कह दें या मेटा कॉन्शियसली कह दें। कॉन्शियसली बच्चे उसकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं उनके ऊपर जो इफेक्ट होता है वो अनकॉन्शियसली ज्यादा आता है कंपेयर टू कॉन्शियसली। ठीक है, कॉन्शियसली इफेक्ट बच्चे तब आता है जब वो किसी चीज के बारे में कोई डिसीजन लेने लगा हो, या जो उसकी डेली रूटीन्स होती हैं, या जो उसके डेली रोल्स होते हैं जो कि उसको प्ले करने होते हैं, उनके बारे में उसको अपनी मजबूरियों, अपनी मसाइब की वजह से बार बार सोचना पड़ता है, ये करूं ना करूं, करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा। दिस इज कॉन्शियस सिम्टम्स। ठीक है, अनकॉन्शियस सिम्टम्स ये होते हैं कि बच्चे चाहते ना चाहते हुए, फॉर एग्जाम्पल वो रात को सोता है उसको नींद नहीं आती, तो दैट इज एन अनकॉन्शियस मैनिफेस्टेशन, यानी कि ही इज नॉट अवेयर कि उसको नींद क्यों नहीं आ रही। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि वो अवेयर हो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये चीजें अनकॉन्शियसनेस में ज्यादा बैठती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे अगर हम लोग, क्योंकि इनकी कोई इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं इस मामले में, साइकाइट्री का चैप्टर बहुत मजे का है, तो बच्चे ये देखें कि ट्रीटमेंट इसका 2 तरह का होता है। एक तो होता है मेडिसिनल ट्रीटमेंट या ड्रग रिलेटेड ट्रीटमेंट, और दूसरा होता है साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट। तीसरा भी बच्चे आप लोग खुद डाल दीजिए, हालांकि आपकी बुक्स में नहीं लिखा सोशल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोशल फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिप्रेशन को कॉज करवाने के लिए। ठीक है, या अगर वो खुद प्राइमरी फैक्टर्स नहीं है कॉज करवाने के लिए, तो वो एडिटिव फैक्टर्स बन सकते हैं इसके अंदर। तो बच्चे आए पहले हम लोग डिप्रेशन का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो देखते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की बच्चे ये क्लासेस आप लोगों की टिप्स पे होनी चाहिए। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, एसएसआरआईज, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, नॉरएड्रेनालिन एंड रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड एसएसआरआईज, और नॉरएड्रेनालिन एंड स्पेसिफिक सीरोटोनर्जिक इनहिबिटर। कल भी मैंने आप लोगों को ये टेबल करवाया, आज भी करवा रहा हूँ। हर ड्रग जिसका मैं नाम लूंगा उसमें उसकी एक एक ड्रग की आपने डोज मार्क कर लें, उसको याद करना ही करना है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं बच्चे, इसके अंदर आप लोग एमिट्रिप्टाइलिन और इमिप्रामीन, इन दोनों का नाम याद रखेंगे, और डोज तो सबकी सेम है, 75 टू 150 मिलीग्राम डेली। ठीक है, एसएसआरआईज के अंदर एसिटालोप्रैम, और आपको साथ ही साथ पैरोक्सिटीन का पता होना चाहिए। एसिटालोप्रैम 10 टू 20 मिलीग्राम, पैरोक्सिटीन 20 टू 50। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नाम कैसे ले रहा हूँ, ये मैं नाम क्लिनिकल बेसिस पे ले रहा हूँ जो कि कॉमनली यूज होते हैं।
उसके बाद है मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, जिसके अंदर आपका कॉमनली आता है फेनल्जीन 45 टू 90 मिलीग्राम डेली। नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर में से आता है वेनलाफ्लेक्सिन और ड्यूलॉक्सिटीन। इसमें बच्चे कॉमनली ड्यूलॉक्सिटीन यूज होता है ज्यादा, उसको याद कर लीजिए। अगर आप लोग नीचे वाली जो 2 क्लासेस हैं इसकी ड्रग्स नहीं भी याद करते, इनकी नाम याद कर लें, डोजेस नहीं भी करते, दैट्स गोइंग टू वर्क, लेकिन ऊपर वाली 3 ग्रुप्स में जो मैंने प्रोटोटाइप्स बताई हैं वो लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा मिर्टाज़ापिन 15 टू 45 मिलीग्राम डेली, ठीक है? अच्छा, उसके बाद बच्चे आप लोग ये देखें कि साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट जो इन ड्रग्स का होगा, वो बेसिकली यही होगा कि इन ड्रग्स का नहीं, सॉरी, इस कंडीशन का जो साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट होगा, उसके अंदर आप लोग उन्हीं थेरेपीज का जिक्र करेंगे जो कि हमने कल की थी। वो थेरेपीज का लेक्चर अगर आप लोग गौर से सुने तो आप उनको हर जगह को रिलेट कर सकते हैं। नंबर 2 बात बचे, सोशल जो आपकी मैनेजमेंट होगी उसके अंदर आपने फैमिली सपोर्ट को लाजमी इनकलकेट करवाना है, इनकॉर्पोरेट करवाना है। अब बच्चे देखें कि अगर मैं आऊँ इनके ड्रग्स के ऊपर स्पेसिफिकली कुछ इनके बारे में बात की जाए, तो सबसे पहले आप देखें कि जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, ये इनहिबिट करते हैं एमाइन्स का रीअपटेक, ठीक है? नॉरएपिनेफ्रिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन यानी कि जो सेरोटोनिन होता है, इन दोनों के रीअपटेक को प्रिवेंट करते हैं। लेकिन इनका जो नोटोरियस साइड इफेक्ट होता है, दैट इज बेसिकली इनका एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत प्रोनाउंस्ड होते हैं। और आप लोगों को, हमें प्रॉफ के अंदर ये क्वेश्चन भी आया था, इनका एडवर्स इफेक्ट पूछा गया था, ठीक है? तो एंटीकोलिनर्जिक के अलावा बच्चे ये सीडेशन करवा देते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ एक और इनका जो एडवर्स इफेक्ट है, दैट इज कार्डियोटॉक्सिसिटी। कार्डियोटॉक्सिसिटी के लिए ये बहुत ज्यादा इनफेमस है। नेक्स्ट आप लोग ये देखें बच्चे, जो एसएसआरआईज हैं, तो इनके अंदर आपको यही पता होना चाहिए कि एक इनका रेयर सिंड्रोम होता है जिसको हम लोग कहते हैं सीरोटोनिन सिंड्रोम को ट्रिगर कर सकते हैं, जिसके अंदर न्यूरोमस्कुलर हाइपर रिएक्टिविटी हो सकती है, हाइपर एक्टिविटी, रिएक्टिविटी नहीं, सॉरी, हाइपर एक्टिविटी। इसके अलावा ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है? बार बार अर्जेंसी फील हो सकती है ऑटोनोमिक फंक्शन की। मैं कॉमनली यूरिन के एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि ऑटोनोमिक से माइंड में फौरन वो आ जाता है, ठीक है? और इसके अलावा एजिटेशन हो सकती है, ठीक हो गया? लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको सेरोटोनिन सिंड्रोम से रिलेटेड सिनेरियो आता है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि ये सेरोटोनिन सिंड्रोम है या फिर ये एनएमएस है, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, तो एक बात याद रखिएगा, यू हैव टू कंसिडर द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। अगर एक बंदा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है या मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ले रहा है, उसके सिनेरियो में ये दिया है, तो इसका मतलब है कि दे आर रेफरिंग कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है। तो डिप्रेशन के पेशेंट में सेरोटोनिन सिंड्रोम होने का चांस ज्यादा है क्योंकि वो एसएसआरआईज लेते हैं, ठीक है? नंबर 2 आपने ये याद रखना है कि अगर एक बंदे की हिस्ट्री में साइकोसिस दिया हुआ है या साइकोसिस के रिलेटेड चीजें दी हुई हैं, तो फिर आपने एनएमएस के बारे में सोचना है। अच्छा, और बच्चे इस सिंड्रोम के अंदर भी हाइपरथर्मिया हो सकता है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है? यानी कि ऑलमोस्ट इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो को रिलेट करते हैं उससे। सिर्फ एक चीज यहाँ पे मैं बताता जाऊंगा कि सेरोटोनिन सिंड्रोम के अंदर जो सीजर्स की प्रेजेंटेशन होती है वो जरा ज्यादा है कंपेयर टू न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, वहां पे इतनी कॉमन नहीं है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा बच्चे और जो ड्रग्स हैं उनके एडवर्स इफेक्ट्स आपकी बुक में मेंशन भी नहीं किए गए, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला जो चैप्टर है ये वर्ड टू वर्ड आप लोगों ने अपनी बुक से करना है। दूसरा बच्चे जो अब हम लोग डिजीज करने वाले हैं, दैट इज एक्चुअली बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसका मैंने पहले ही बताया कि वेवी पैटर्न होगा लो मूड्स का और हाई मूड्स का, डिप्रेशन का, और साथ ही साथ आपका ये जो दूसरा मैंने बताया हाई मूड का। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है कि आपको एक एमसीक्यू बहुत कॉमनली आता है कि जितनी भी ये डिजीजेज हैं, शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, यूनिपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इनमें से कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जो कि स्ट्रांगली हेरिटेबल है, जो कि जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकता है? तो दैट इज एक्चुअली बाइपोलर डिसऑर्डर, जो कि 70% लोगों में ट्रांसमिसिबल है, ठीक है? अगर पेरेंट्स को है तो आगे बच्चे को भी जा सकता है। दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर दो तरह की चीजें आपको मिल सकती हैं। एक तो ये कि बंदे के अंदर आपको मिल सकता है, मैनिया भी मिल सकता है, यानी कि फुल ऑन मतलब जो एक्साइटेबिलिटी को मैंने आपको बताया, ठीक है? और ऐसे भी हो सकता है कि उसके अंदर आपको फुल मैनिया ना मिले लेकिन हाइपोमैनिया मिल जाए, ठीक है?
ये आपने याद रखना है। तो प्लीज ये डिफरेंसेस नोट कीजिएगा, बायपोलर टाइप 1 और बायपोलर टाइप 2 डिसऑर्डर्स में क्या डिफरेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये टाइप शायद मेरे ख्याल से डेविडसन में नहीं दी हुई। बायपोलर टाइप 1 के अंदर बच्चे डिप्रेशन या लो मूड के साथ साथ मैनिया होता है, लेकिन बायपोलर टाइप 2 के अंदर डिप्रेशन के साथ साथ हाइपोमैनिया होता है। हाइपोमैनिया से मुराद यह है कि फुल एक्साइटेबिलिटी से एक दर्जा कम, हाफ हाफ लेवल ऑफ एक्साइटेबिलिटी। ठीक है। दूसरी चीज बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि ये साइकोटिक सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। मैं यहाँ पे एसोसिएटेड के लिए ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है। लेकिन जो आपका बायपोलर टाइप 2 होता है, इसके अंदर साइकोटिक सिम्टम्स की एसोसिएशन कभी भी नहीं पाई जाती। ठीक हो गया। दूसरी चीज आप लोग ये याद रखिएगा कि जो बायपोलर टाइप 1 डिसऑर्डर होता है, ये यूजुअली इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। उन केसेस को जो कि साइकाइट्रिकली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो फिर आप उसके लिए इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी करते हैं। लेकिन जो बायपोलर टाइप 2 डिसऑर्डर होता है बच्चे, ये यूजुअली सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या साइकोथेरेपी से ट्रीट हो जाता है। ठीक हो गया। आई होप बच्चे कि आप लोगों को ये वाली चीजें जो हैं ये क्लियर हो रही है साथ साथ, क्योंकि डेविडसन में सारी नहीं लिखी हुई। डायग्नोसिस की बात की जाए तो डायग्नोसिस इज प्योरली क्लिनिकल। मैनेजमेंट की बच्चे अगर बात की जाए तो वो ही हम लोग अपनी सारी साइकाट्रिक डिजीजेस का जो मैनेजमेंट होता है वो 3 तरीके से बताते हैं: मेडिसिनल ट्रीटमेंट, साइकाट्रिक ट्रीटमेंट एंड सोशल ट्रीटमेंट। तो बच्चे जो ड्रग ऑफ चॉइस है, ये आपका टिपिकल क्वेश्चन है प्रॉफ का, एमसीक्यू का, जिस जगह पे भी जाएं आप ये पूछा जाएगा, साइकाट्री के स्टेशन पे भी पूछा जाएगा। ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ चॉइस है ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज एक्चुअली लिथियम कार्बोनेट। ये आपने याद रखना है। ठीक है। दूसरी एक चीज बच्चे यहाँ पे बता दूं कि मैं 2 ड्रग्स के नाम लेने लगा हूँ, जिसके अंदर आती है बच्चे सोडियम वेलप्रोएट, ठीक है, और लिथियम कार्बोनेट। तो एक तो होता है बच्चे रिमिशन करवाने के लिए ना, यानी कि बायपोलर सिंड्रोम के जो एक्यूट सिम्टम्स आ रहे हैं उस बंदे को जिसके साथ वो हॉस्पिटल में प्रेजेंट किया, उनको ट्रीट करने के लिए आप ये ड्रग देंगे। ठीक है। लेकिन दूसरे सिम्टम, दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है मेंटेनेंस का ट्रीटमेंट, यानी कि अब आपने इसी स्टेट को मेंटेन रखना है कि बंदा पीसफुल, काम रहे, सिम्टम फ्री रहे। तो उसके अंदर भी बच्चे लिथियम जो आपका कार्बोनेट है ये एडवाइज्ड है। ठीक है। और साथ ही साथ आप ये देखें कि इसके अंदर सोडियम वेलप्रोएट जो है वो भी मेंटेनेंस थेरेपी में दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हाईलाइट करता चलूं कि लिथियम कार्बोनेट को हम लोग मेंटेनेंस थेरेपी में खुद ही प्रेफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि लिथियम कार्बोनेट का एक बहुत बुरा एडवर्स इफेक्ट होता है, दैट इज एक्चुअली नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अगर आप लोगों को फार्माकोलॉजी की बात याद हो, डायबिटीज इंसिपिडस की 2 टाइप्स होती हैं, सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक। तो नेफ्रोजेनिक के अंदर बच्चे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, तो ये वो लिथियम की वजह से इनसेंसिटिव हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा बाकी ड्रग्स भी यूज की जा सकती हैं मेंटेनेंस के अंदर, जिसके अंदर आपकी एंटीसाइकोटिक्स भी आ सकती हैं, जैसे ओलेंजापीन हो गई। ठीक हो गया। और इसके अलावा क्यूटियापीन हो गई, रिस्पेरिडोन हो गई। या आप लोग 2-3 ड्रग्स के नाम लिख लें ताकि आपको मेंटेनेंस थेरेपी इनकी पता हो। उसके बाद बच्चे अगर स्पेसिफिकली हम थोड़ी सी डिस्कशन करें लिथियम कार्बोनेट के ऊपर, तो आप ये देखें कि लिथियम कार्बोनेट ड्रग ऑफ चॉइस है, एक्यूट मैनिया को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, और यूजुअली, ठीक है, इसके साथ हम लोग ऐड करवाते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को। ठीक है। टीसीएस हम इसके अंदर ऐड करवाते हैं यूजुअली कंबाइंड थेरेपी देने के लिए। एक चीज और याद रखनी है, लिथियम कार्बोनेट की जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होती है वो बहुत लो होती है, यानी कि सेफ्टी लेवल और जो इसके हार्मफुल लेवल होते हैं उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है, तो बहुत एहतियात से देनी होती है। ठीक है। ये आपने याद रखना है। और जिन लोगों को लिथियम कार्बोनेट दिया जाता है उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन आता है, कौन से टेस्ट हम लोग रेगुलरली एडवाइस करते हैं? थायराइड फंक्शन टेस्ट एंड रीनल फंक्शन टेस्ट। मैं आप लोगों को लेक्चर का न्यू लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आइएगा।